चलिए, so I'm welcoming you all again to this wonderful session of electrochemistry. आज हम लेक्चर नंबर 3 करेंगे। ठीक है, 1 2 ऑलरेडी हो चुका है। मैंने थोड़ा लेट अपलोड किया लेक्चर नंबर 2, बट कोई बात नहीं। आज लेक्चर नंबर 3 है, सेशन नंबर 3 है। मैक्स चीजें आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की आज खत्म हो जाएंगी। बचेगा एक लास्ट वाला पार्ट जिसके अंदर हम कंसंट्रेशन सेल के बारे में बातें कर रहे होंगे। बट फिलहाल उससे पहले मैं आप सभी को अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। छोटा सा इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ शुभ पाता है। जेईई मेन क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड परसुइंग from one of the top rank university, that is IIT Lucknow, and I'm your chemistry mentor at STBG. अगर मैं बात करूं अपने मेन कंटेंट में बढ़ने से पहले तो थोड़ा सा मैं कुछ ओवरव्यू देना चाहता हूं जिसके अंदर हम कर रहे हैं क्या। एमयू ट्रिपल ई के 2023 के लिए जो गाइडेंस प्रोग्राम है आप सभी के लिए वो अवेलेबल है ऑलरेडी ऐप के अंदर, जिसमें 90 चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, साथ ही साथ 2700 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का कलेक्शंस भी आपको मिल रहा होगा। और बहुत ही इजी टू इनरोलमेंट प्रोसेस है। इनरोल आप कैसे कर सकते हैं, उसी ऐप के अंदर आपको चीजें मिलेंगी। अगर जिसने ऐप में डाउनलोड किया, प्ले स्टोर से जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, और ऐप का नाम है STBG अकेडमी। और उसी के साथ साथ आप फ्री पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं एमयू के कोर्स का, जिसमें प्रीवियस और इंटरेस्ट पेपर आपको मिल रहे होंगे, और साथ ही साथ गाइडेंस मिलेगी कि आप एमयू इंटरेस्ट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक इफेक्टिव मैं कह सकता हूँ एक इफेक्टिव पॉकेट कोर्स ये हो सकता है आप सभी के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एमयू बीएससी वालों के लिए, एमयू बीएससी का जो एंट्रेंस है उसके लिए टेस्ट सीरीज है, जिसमें 5 फुल सिलेबस टेस्ट आपको मिल रहे होंगे, और उसी में 500 प्रीमियम क्वेश्चंस के कुछ कलेक्शंस हैं जो जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमयू के लेटेस्ट लेवल से बेस्ड होंगे। अगर मैं सब्जेक्ट कवरिंग की बात करूँ तो मैथ, बायोलॉजी, साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, ये सारी चीज आपकी कवर अप हो रही होंगी इस पूरे टेस्ट सीरीज के अंदर। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने मेन कंटेंट की तरफ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू हो चुकी है, ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुके हैं। दिस लेक्चर नंबर 3। अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ प्रीवियस सेशन में हमने क्या पढ़ा था, तो प्रीवियस सेशन में हमने शुरू किया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समाप्त किया। फिर हम आगे बढ़े नर्स्ट इक्वेशन पे। नर्स्ट इक्वेशन हमने देखा। नर्स्ट इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है भाई? नर्स्ट इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन थी जिसने क्या किया था, ईएमएफ को रिलेट किया था, है ना। किससे? किसी भी कंसंट्रेशन और किसी भी प्रेशर पे अगर हमको ईएमएफ का रिलेशन चाहिए, किसे किसके बीच, ईएमएफ और कंसंट्रेशन के बीच, तो वो आता है नर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से। सबने ये चीजें पढ़ रखी है कल? जिन्होंने नहीं देखा यस। है जाके पिछला सेशन देख ले, ठीक है, चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने ऑलरेडी नर्स्ट इक्वेशन बता दिया है, और उसके साथ साथ मैंने 2 3 फॉर्म भी करा दिए नर्स्ट इक्वेशन में। अगर कंडीशन को स्टैंडर्ड कर दिया जाए, मतलब टेम्परेचर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड सेट कर दिया जाए, तो नर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाता है, मॉडिफाई होकर हो जाता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। जहां लॉग क्यू क्या बोलते थे हम? लॉग क्यू इज रिएक्शन ये कोशेंट। रिएक्शन रिएक्शन कोशेंट। क्लियर? यस सर। क्लियर, ये चीजें हमने पिछले सेशन में देख ली थी। उसी के साथ साथ हमने पिछले सेशन में क्या किया था, न्यूमेरिकल भी लगाए थे कि कैसे नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, है ना। न्यूमेरिकल सॉल्व भी किया था। ठीक है, दो न्यूमेरिकल किए थे। आज का जो सेशन है, उस सेशन की शुरुआत होती है कहाँ से? उस सेशन की शुरुआत होगी नर्स्ट इक्वेशन के आगे। अगर हम देखें तो नर्स्ट इक्वेशन के अंदर ही एक टॉपिक आता है, और वो जो टॉपिक है वो बेसिकली तुम्हारा होता है तुम्हारा डेल्टा जी, जिसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ऐसे लिखो, एक टॉपिक इसके अंदर आता है जो है रिलेशन बिटवीन। इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, 3 स्टार मार्क कर लीजिएगा। रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी। डेल्टा जी का मतलब क्या होता है भाई? गिब्स गिब्स एंड फ्री एनर्जी का चेंज, बड़ा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, एंड यस। ईएमएफ। ईएमएफ मतलब ई सेल। अब हमको देखना है कि ई सेल यानी जो ईएमएफ है और डेल्टा जी है, इनके बीच क्या रिलेशन है। नेक्स्ट इक्वेशन के जस्ट बाद ये टॉपिक आता है। ठीक है, अच्छा, ये टॉपिक कराने से पहले मैं आप लोगों को कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। बताओ, चलो पहले ये कर लो, फिर नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट वाले स्लाइड में कर लेंगे, क्योंकि वो नेक्स्ट इक्वेशन जुड़ी हुई बातें हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो हम अभी उसको देख लेंगे, ठीक। बट पहले समझ लो थोड़ा सा ये कि ये जो तुम्हारा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज वाला है ना, इसका रिलेशन कैसे आता है, थोड़ा सा ये देख लो। ठीक, हमको पता करना है गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी और ईएमएफ के बीच का रिलेशन। अब जैसा कि हमने क्या है कि हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ रखा है, पीछे पढ़ा है गैल्वेनिक सेल, उसकी वर्किंग, उसकी कंस्ट्रक्शन सबने पढ़ रखा यस। है पिछले वाले सेशन में। क्या हुआ था गैल्वेनिक सेल के अंदर? तो 2 बीकर्स थे, छोटे छोटे बना देता हूँ। दोनों बीकर्स के अंदर इलेक्ट्रोड लगे थे, है ना।
साथ में इलेक्ट्रोलाइट में अपने अपने इलेक्ट्रोड डिप थे, और इनको हमने क्या किया था, स्विच से कनेक्ट करा था। क्लियर? यहाँ क्या था बीच में? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट साइड जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट, और राइट साइड वाले बीकर में कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट। अगर मैं इलेक्ट्रोड की बात करूं तो यहाँ था कॉपर और यहाँ क्या था, जिंक। ठीक है। जिंक। तो कैलिब्रेशन का ये कंस्ट्रक्शन था। इसके अंदर क्या हो रहा था, इसके अंदर करंट का फ्लो हो रहा था। सॉरी, पहले इलेक्ट्रॉन का फ्लो फिर करंट का फ्लो। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा था? लेफ्ट तो वाले कैथोड। लेफ्ट वाले इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, एनोड, और राइट वाले को क्या बोलते हैं, कैथोड। तो एनोड टू कैथोड ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, है ना। यस सर। अब देखो, अब जब यहां से क्या हुई, इलेक्ट्रॉन का फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड हो रहा था, तो यहाँ करंट भी था जो इसका अपोजिट डायरेक्शन में था। यस सर। मतलब यहाँ पे क्या हो रही है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल प्रोड्यूस हो एनर्जी। रही है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि यहाँ करंट प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ठीक है। अब सबसे पहले समझो कि डेल्टा जी और ये जो ईएमएफ है ना, इसके बीच रिलेशन होता क्या है। तो अगर मैं डेल्टा जी और ई सेल का जो रिलेशन समझाऊं, तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू होता है माइनस एन एफ ई सेल। जो आपको ये चीजें याद रखनी है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल, जहां डेल्टा जी को क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। ई सेल तुम्हारा क्या होता है, ईएमएफ। एफ क्या होता है, एफ मतलब वन फराडे। फेराडे। और फराडे क्या होता है, वन मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जितना फॉर्म चार्ज करवा होता रहे है, हैं। वन मोल इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं हम, फराडे लिखते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 965 9,500। कूलॉम। यस और सर। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग प्रोटॉन। पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन, है ना, सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन के यस अंदर सर। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये डेल्टा जी और ई सेल का रिलेशन होता है। अब समझना है कि रिलेशन आया कहां से। अब वापस से आ जाओ अपने गैल्वेनिक सेल वाले पार्ट पे। तो क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस हो रही थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था कहां से कहां, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, है ना। इसके वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। अब देखो कि यहाँ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो तब होगा जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो तब होगा जब क्या होगा, तो यहाँ सर्किट क्लोज हो। पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होगा। हम्म। यानी यहाँ क्या है, ईएमएफ है ना। और जहां पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है फ्रॉम एनोड टू कैथोड, तो क्या इलेक्ट्रॉन ने कुछ ना कुछ वर्क किया होगा, बिल्कुल किया होगा सर। यस सर। बिना वर्क के इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा, और बिना वर्क के डिफरेंस क्रिएट ही नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी इलेक्ट्रॉन ने जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू किया फ्रॉम एनोड टू कैथोड, तो उसने कुछ ना कुछ वर्क को किया, जिसकी वजह से क्या आई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई, है ना। यानी यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है, जब इलेक्ट्रॉन वर्क कर रहा है ना। जब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। और अगर मैं वर्क को लिखने जाऊं इन टर्म ऑफ ईएमएफ, तो हमने क्लास 10 के अंदर ये चीजें पढ़ी थी कि पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखा जाता है, वर्क डन अपॉन चार्ज लिखा जाता है। यस सर। अगर मैं वर्क डन लिखूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्यों पोटेंशियल है? इनटू चार्ज। अब यहाँ पोटेंशियल को हम पोटेंशियल ना बोल के क्या बोल देते हैं, ईएमएफ बोल देते हैं। यहाँ हम पोटेंशियल को पोटेंशियल ना बोल के ईएमएफ बोल दें, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ जो होता है वो यहाँ सेल के अंदर अगर बात करें, तो सेल के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं उसको हम ईएमएफ लिखते हैं। और ईएमएफ को कैसे लिखते हैं, ई सेल। ईएमएफ को कैसे लिखते हैं, ई सेल ई लिखते हैं। से। तो इस ये जो वर्क डन है, क्या मैं वर्क डन को ऐसे लिख सकता हूँ, वर्क डन इज इक्वल्स टू ई सेल इंटू क्यू, लिख सकता हूँ, यस सर। लिख सकता हूँ। और यहाँ क्यू जो है, चार्ज, उसको हम फैराडे में लिखते हैं, एफ के फॉर्म में लिखते हैं, एफ के फॉर्म में लिखते हैं। यस सर। तो ये यस जो सर। क्यू है, ये बेसिकली अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं ना, तो ये जो चार्ज है इसको किस में लिखा जाता है, फराडे, क्योंकि एक यूनिट है, फराडे भी एक चार्ज की यूनिट है भाई, जैसे कुलम चार्ज की यूनिट है ना, वैसे फराडे भी क्या है, चार्ज। चार्ज को ही लिखा जाता है फराडे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो भी चार्ज लिखा जाएगा ना, जो भी क्यू होगा, उसको हम फराडे के टर्म में लिखते हैं। तो मैंने इसको एफ लिख दिया। ठीक है। अब 1 मोल फराडे को हम 1 एफ लिखते हैं। तो अगर एन मोल होगा तो क्या लिखेंगे, एन फराडे लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। जैसे यस अगर सर। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो उसके लिए चार्ज कितना हो जाएगा,
n फराडे, N into 1 point, yes sir. 1 मोल के लिए 1 फराडे, तो अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n मोल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके लिए चार्ज टोटल कितना लिख देंगे, n फराडे। तो इस वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई सेल, और क्यू की जगह मैं एन एफ लिख दूं, बिल्कुल। Yes sir. अब थोड़ा इसको रीअरेंज करो तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या आया, एन एफ ई सेल आया। ये कुछ सिमिलर दिख Yes रहा है क्या, sir. ये देखो ये वाला पार्ट एन एफ ई सेल, एन एफ Yes ई sir. सेल, दिख रहा है सिमिलर। Hmm. अब तुम्हारे मन में सवाल ये होगा कि सर यहाँ आपने वर्क डन निकाला, लेकिन आपने यहाँ लिखा है कि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन एफ ई सेल, तो अभी ये रिलेशन प्रूफ तो नहीं हुआ है। ये रिलेशन कहाँ से आया, अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है। अब याद करो थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट। थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट में मैंने शुरुआत में भी पढ़ाया था केमिस्ट्री के अंदर, कि ये जो गैल्वेनिक शेल होता है ये स्पॉन्टेनियस होता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस होता है जी, ये Sir, बताओ तो। spontaneous होता है. Spontaneous. स्पॉन्टेनियस होता है, और स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव Spontaneous होती है कि redox reaction निगेटिव, होता है. डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो निगेटिव, sir positive. निगेटिव निगेटिव होती है ना। अरे स्पॉन्टेनियस मतलब निगेटिव होगा, Yes sir. Yes स्पॉन्टेनिटी sir. का मतलब गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज हमेशा निगेटिव, नॉन Negative. स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव होती है, ये तो पता है सबको। तो Yes sir. गैल्वेनिक सेल के लिए, गैल्वेनिक सेल के लिए क्या है, ये जो गैल्वेनिक सेल के अंदर जो रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या लिखते हैं, निगेटिव लिखते हैं। और आपने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये चीज जरूर पढ़ी होगी। मैं एक नया स्लाइड लेता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, चलिए। आपने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये चीज पढ़ी होगी कि जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है ना, वो क्या होता है, वर्क डन होता है, पढ़े हो, मैक्सिमम वर्क डन। याद है, अगर नहीं पता है तो याद कर लो अभी, अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट मिसिंग है आपके, याद रख लो, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हमेशा मैक्सिमम वर्क डन के बराबर होता है। और यहाँ मैक्सिमम वर्क डन कितना हो रहा है, एन एफ ई सेल के बराबर। यानी मैं यहां से लिख सकता हूँ डेल्टा जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, और वर्क डन कितना आया, एन एफ, NF into E cell. एन एफ ई सेल। अभी भी ये रिलेशन इनकम्प्लीट है, क्यों, क्योंकि कहोगे सर माइनस मिसिंग है। अरे यार अभी तो देख लो ना, Yes sir. स्पॉन्टेनियस वर्किंग है, तो मैं इसको माइनस डेल्टा जी लिख दूं, क्योंकि डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए, तो डेल्टा जी निगेटिव मतलब माइनस जी एन एफ ई सेल। तो अगर सिर्फ डेल्टा जी चाहिए तो मैं माइनस को इधर भेज देता हूँ, माइनस एन एफ ई सेल। क्या रिलेशन आ गया, क्या रिलेशन आ गया, गिब्स फ्री का डेल्टा जी का Yes रिलेशन sir. आ गया। तो क्या ये बातें क्लियर हो गई कि रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और ईएमएफ यानी ई सेल, दोनों में क्या रिलेशन होता है, आज के बाद याद रहेगा। डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ क्या है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ फैराडे, सेल क्या है, ईएमएफ, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बिटवीन जिंक एंड Copper. कैथोड, कॉपर, सॉरी, एनोड एंड कैथोड यानी जिंक एंड कॉपर। Copper. क्लियर हो गया, ये Yes कॉन्सेप्ट sir. कहाँ से आया, क्लियर हो गया सबको, किसी को डाउट, किसी को डाउट कि ये रिलेशन कहाँ से आया, हमारे सिलेबस का पढ़ा रहा हूँ, कहीं आउटसाइडर नहीं है। सबको क्लियर हो गया, सब लोग रिस्पॉन्स दे दो एक बार। Yes sir. Yes, sir. चलिए, तो ये था डेल्टा जी और ईशल का रिएक्शन। वैसे ही सिमिलरली अगर स्टैंडर्ड कंडीशन लगा दी जाए तो कुछ नहीं यार, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए ई सेल क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ई नॉट सेल में। Not cell में. वैसे ही डेल्टा जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट में। अरे यार जैसे ई सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ई नॉट सेल में, वैसे ही डेल्टा जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन पे Delta नॉट G लगा naught. देंगे, यानी डेल्टा जी को हम लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट। तो स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए हम लिखते हैं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। बस दोनों याद रख लीजिए, एक तो डेल्टा जी और दूसरा डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट कब आएगा भाई, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट दोनों लिख लो। हमने डेल्टा जी निकाल दिया माइनस एन एफ ई सेल। वैसे ही अगर कंडीशन को स्टैंडर्ड कर देंगे, टेम्परेचर की वैल्यू 25 डिग्री और प्रेशर की वैल्यू 1 एटीएम, तो तुम्हारा डेल्टा जी हो जाएगा डेल्टा जी नॉट, ई सेल हो जाएगा तुम्हारा ई नॉट। अरे कल के लेक्चर में बताया तो है स्टैंडर्ड Yes कंडीशन। sir. तो डेल्टा जी नॉट हो जाएगा तुम्हारा माइनस एन एफ ई नॉट सेल।
क्या ये चीजें क्लियर हो गई सबको? क्या ये यस चीजें सर। सबको क्लियर हो गई? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट होना तो नहीं नो सर। चाहिए। नो सर। चलिए, तो ये था तुम्हारा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ठीक, अब वापस आते हैं थोड़ा सा नस्ट इक्वेशन पे। अच्छा, नस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन देखना चाहोगे कैसे आया वो? आओ दिखा देते हैं, बोला था कल कल, आओ बता ही देते हैं। नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन क्या होता है? ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस, क्या था कंडीशन बोलो? जीरो पॉइंट आर टी जीरो अपॉन एन फाइव एफ, या फिर डायरेक्ट आप स्टैंडर्ड कंडीशन वाला याद रख सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन याद रखे तो और सही है। 0.0591। तो आओ, अगर हम क्या कर सकते हैं, सही से लिख लो, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। अगर मैं नस्ट इक्वेशन, जो हमारा मेन नस्ट इक्वेशन है, तो अगर मेन नस्ट इक्वेशन की बात करें तो वो क्या है? ई सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एल एन एन क्यू। क्यू। ये है ना हमारा मेन नस्ट इक्वेशन। यस सर। और इसका थोड़ा सा डेरिवेशन देखो कैसे आया ये इक्वेशन। अब देखो, अगर यहां से आपको थर्मोडायनेमिक्स का, देखो यहाँ यूज होगा थर्मोडायनेमिक्स का वापस से। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी सी भी पढ़ी है, थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी है ना, तो उसके अंदर आपने एक डेल्टा जी का रिलेशन देखा होगा। जो क्या होता है, डेल्टा जी को कैसे लिखते हैं? डेल्टा जी को एक्सप्रेस करते हैं एक फॉर्म में। कैसे लिखते हैं? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। याद है? कहीं देखा है ऐसे इक्वेशन को थर्मोडायनेमिक्स के अंदर? अरे केमिस्ट्री वाले थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा है क्या तुमने? यस सर। एक रिलेशन होता है डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट के अंदर, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज और गिव फ्री स्टैंडर्ड एनर्जी चेंज के बीच, यानी डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू होता है। आपने पढ़ा है? चलो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है तो अभी याद रख लो। थर्मोडायनेमिक्स जब आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर, तो वहां एक ये रिलेशन होता है डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट का आपस में। अब देखो, अभी हमने पीछे पढ़ा कि डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस एन एफ ई सेल। और डेल्टा जी नॉट क्या होता है भाई? माइनस एन एफ। एफ इंटू ई नॉट सेल। तो जहां डेल्टा जी है ना, वहां ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, जहां डेल्टा जी नॉट है वहां ये वाली वैल्यू पुट कर दो। कर सकते हैं ना इतना तो? यस सर। तो लिखो माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस माइनस एन एन एफ एफ ई ई नॉट नॉट सेल सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। आर टी अपॉन एल एन क्यू। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आया ना, इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो। किससे? डिवाइड द इक्वेशन बाय माइनस एन एफ। तो जब मैं डिवाइड करूंगा, है ना, तो आओ मैं एक एक स्टेप लिख देता हूं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू, है ना। अब डिवाइड कर दो माइनस एन एफ से, अभी क्या हो जाएगा? माइनस एन एफ माइनस होगा। अब देखो, माइनस एन एफ से माइनस एन एफ कट गया, माइनस एन एफ से माइनस एन एफ कट गया। क्या आया? ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल ई नॉट सेल। माइनस अभी देखो, क्या माइनस बीच में चले जाएगा? यस आर सर। टी अपॉन एन एफ को एक साथ कर दो और एल एन क्यू को बाहर कर दो। क्या हमारा नर्स्ट इक्वेशन हमको मिल गया? बिल्कुल मिल गया यस। सर, साफ साफ दिख तो रहा है। अब अगर मैं ये डेरिवेशन कल करा देता ना, तो तुमको समझ ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि कल तो मैंने डेल्टा जी का कंडीशन तुमको लिखवाया ही नहीं, रिलेशन तुमको बताया ही नहीं। तो इसीलिए इसको हम क्या करते हैं ना, जानबूझ के मैंने क्या बोला कि इसका डेरिवेशन मैं आपको करा दूंगा। फिलहाल अभी आप रिलेशन याद रखिए। कल का सेशन किसी को याद है? मैंने कल के सेशन में ये बात बोली है कि मैं इसका यस सर डेरिवेशन आपको बता दूंगा। अभी आप एक रिलेशन डायरेक्ट याद रख लीजिए। किसका? नर्स्ट इक्वेशन का। मैंने डायरेक्ट रिलेशन बता दिया और बता दिया कि ई सेल इससे कैसे जुड़ा है। लेकिन अब तुम लोग एक्चुअली देख सकते हो सामने अपने आंख के कि हाँ ये कैसे कनेक्टेड है। यानी पूरा थर्मोडायनेमिक्स कंबाइन है आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी। चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले डेल्टा जी का रिलेशन समझाया, फिर डेल्टा जी नॉट का रिलेशन समझाया, और फिर हमने क्या किया? नर्स्ट इक्वेशन के डेरिवेशन को सक्सेसफुली डिराइव किया। ठीक, तो आई थॉट कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने डेरिवेशन आपको करा दिया किसका? नर्स्ट इक्वेशन का। अब मैं थोड़ी एडिशनल बातें और नर्स्ट इक्वेशन की करना चाहता हूँ। और वो एडिशनल बातें, अब यहाँ देखो, स्टैंडर्ड कंडीशन सेट कर दोगे जो टेम्परेचर वगैरह, तो इसी को क्या लिख देंगे? 0.059 लिख देंगे ना। यस सर। चलो,
अब मैं आपको नर्स्ट इक्वेशन के अंदर कुछ और बातें बताना चाहता हूँ, जो है नर्स्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन। क्योंकि देखो यार, हम क्या करते हैं ना, इस पूरे टॉपिक को बांट बांट के पढ़ते हैं, क्योंकि सवाल जो है वो हर हर कोने से बनाया जा सकता है नर्स्ट इक्वेशन के अंदर। इसलिए हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। क्या नर्स्ट इक्वेशन का यूज कैसे और कहाँ कहाँ आ सकता है, ये एडिशनल, ये कहीं नहीं कोई तुमको बताएगा, ये मैं बता रहा हूँ अपने अपने वो से। जितनी बुक मैंने पढ़ी है जेई के अंदर, जितनी चीजें मैंने पढ़ी है, सबको कंपाइल करके ये चीजें मैं बना दे रहा हूँ तुम्हारे लिए। ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर नर्स्ट इक्वेशन के कौन से एप्लीकेशन सवाल पूछे जा सकते हैं। तो मैं ये अपना नया एडिशनल टॉपिक जोड़ दे रहा हूँ, ये कहीं बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। ये मेरा कुछ अपना मंत्र है, वो ले लो। नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन से क्या क्या पूछा जा सकता है, और नर्स्ट इक्वेशन का क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है सवाल के अंदर, क्या क्या सवाल बनाया जा सकता है नर्स्ट इक्वेशन के अंदर। सबसे पहला एप्लीकेशन लिखिए। सबसे पहला एप्लीकेशन आपसे सिंपल चीज पूछ सकता है, कैलकुलेशन ऑफ हाफ सेल। कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ हाफ सेल। हाफ सेल दे देगा और उसका ईएमएफ पूछ सकता है। हाफ सेल जैसे, जैसे हमने ये नर्स्ट इक्वेशन जो कल लगाया था और हमने जो सवाल सॉल्व किया था, क्या उसके अंदर हमको फुल सेल रिएक्शन चाहिए थी। देखो हमने हाफ सेल नहीं, हमने नेट सेल रिएक्शन पहले लिखा है, उसके बाद ये फार्मूला लगाया, लगाया कि नहीं लगाया है? लेकिन Yes, सवाल sir. हाफ सेल से भी पूछा जा सकता है ना। सिर्फ एनोड या सिर्फ कैथोड का रिएक्शन दे देगा और पूछ देगा ई सेल। तो सबसे पहला कैलकुलेशन लिख लीजिए, सबसे पहला एप्लीकेशन लिख लीजिए कि आपसे पूछ सकता है कि हाफ सेल का रिएक्शन कैसे निकाले, ईएमएफ मतलब हाफ सेल का ईएमएफ कैसे निकाले विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। कुछ नहीं करना है यार, बहुत सिंपल है। सिंपल कैसे, लेट्स से मैंने एक रिएक्शन लिख दिया, मान लो कोई एक मेटल एम है, ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में है। वो क्या कर रहा है कि कुछ इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। मान लो एन इलेक्ट्रॉन उसने उसने लूज कर दिया, तो ये एक्वस हो जाएगा। तो ये एक हाफ सेल रिएक्शन हो गई, है ना। इसमें ना ही दो रिएक्टेंट है ना ही दो प्रोडक्ट है, इसमें सिर्फ एक रिएक्टेंट है और वो अपना प्रोडक्ट बना रहा है एम प्लस प्लस एन, है ना। तो क्या मैं इसको हाफ सेल रिएक्शन बोल सकता हूँ? अरे आधा यही तो है। Sir. दो होती तो कंप्लीट सेल रिएक्शन बोलते हैं, नेट सेल रिएक्शन बोलते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही है। तो अगर इसके लिए हमको नर्स्ट इक्वेशन लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे, अब वो देख लो। नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है भाई? नर्स्ट इक्वेशन होता है ई सेल इज इक्वल्स टू E naught ई cell. नॉट सेल माइनस, अगर मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन लूँ तो 0.0591, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में यही होता है, ठीक है। और यहाँ Log क्या Q. होता है, लॉग क्यू, नॉट एल एन, लॉग। जब 0.059 होता है तो लॉग लेते हैं, याद Yes, sir. है ना। अब मैं तुमको बताया था कि ये जो क्यू होता है ना, ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज स्टेट अपॉन रिड्यूस्ड स्टेट, मतलब Reduces प्रोडक्ट का ऑक्सीडाइज स्टेट का कंसंट्रेशन अपॉन रिड्यूस्ड स्टेट का कंसंट्रेशन, है ना। तो यहाँ क्या कोई रिड्यूस स्टेट है? नहीं, यहाँ तो सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या कहीं रिडक्शन हो रहा है? नहीं ना। सिर्फ कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा कहीं रिडक्शन तो नहीं हो रहा है ना हाफ सेल के अंदर, ये सिर्फ क्या है, ऑक्सीडेशन है के लिए। तो क्या मैं रिड्यूस स्टेट को 1 मान लूं, यूनिटी, तो क्यू की या वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ ऑक्सीडाइज स्टेट किसका, प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का तो मैं ये ई सेल क्या लिख सकता हूँ, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, और लॉग, हाँ लॉग अच्छे से लिखो यार, 0.0591 ऑन लॉग, और देखना थोड़ा क्यू ध्यान से, लॉग। अब क्यू की जगह क्या होता है, रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट लिखते हैं ना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं ना, ऑक्सीडाइज स्टेट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में ऑक्सीडाइज स्टेट किसका है, एम प्लस एन का। किसका है, एम प्लस एम एन। मैं ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूँ, लॉग के ऊपर क्या लिख सकता हूँ, एम प्लस एन लिख सकता हूँ, और नीचे एम लिख दूं। वैसे यस भी सर एम सॉलिड है तो ये यूनिटी हो जाएगी, यानी इसकी वैल्यू 1 वन हो जाएगी। यानी इसके लिए ई सेल जब हम लगाएंगे, क्या लिखेंगे, ई नॉट सेल माइनस 591 0.0591 अपॉन एन लॉग एम एन प्लस। बस ये है तुम्हारा नर्स्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल। अब जब भी हाफ सेल दिखेगा तो बस तुमको एक ही का कंसंट्रेशन रखना है, इसका ऑक्सीडाइज स्टेट ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर। यस अरे सर ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो मैंने क्या लिखा है, ऑक्सीडाइज स्टेट का कंसंट्रेशन किसका, प्रोडक्ट का। तो ऑक्सीडाइज स्टेट क्या है, एम प्लस एन, और इसका जो भी तुम्हारा कंसंट्रेशन दिया होगा, लेट्स से अगर यहाँ 0.001 मोल बोल देता तो यहाँ तुम 0.01 मोल पुट पुट कर देते, और उसकी वैल्यू लॉग में कैलकुलेट कर लेते। तो ये है कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ फॉर व्हाट, हाफ सेल हाफ हाफ सेल सेल रिएक्शन। फॉर हाफ सेल रिएक्शन ये तुम्हारा कैलकुलेशन है।
क्लियर हो गया? क्लियर? यस यस सर। चलिए, तो ये हमारा पहला एप्लीकेशन है, ठीक है। अरे ले लो, बहुत अच्छी चीजें दे रहा हूँ, है ना, बहुत इफेक्टिव चीजें पढ़ रहे हो, कोई पढ़ाता नहीं है ऐसे। चलो अगला देखो, सेकंड देख लो। सेकंड एप्लीकेशन क्या हो सकता है भाई? जैसे हमने पहला एप्लीकेशन देखा वैसे दूसरा एप्लीकेशन भी हो सकता है। अब मान लो कि ये चीजें, ये सिर्फ ऑक्सीडेशन यहाँ हो रहा था, यहाँ क्या इसमें हो रहा था? रिडक्शन सिर्फ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो मैं यहाँ ये भी लिख सकता हूँ, ई सेल अगर ऑक्सीडेशन के लिए करना है ना तो यही लगाएंगे। अगर ई सेल ऑक्सीडेशन के लिए करना है हाफ सेल में तो ये लगा सकते हैं। वैसे ही अगर मैं ई सेल, अगर मैं बोल दूं कैलकुलेशन ऑफ ई सेल फॉर रिडक्शन ऑफ हाफ सेल, कैलकुलेशन ऑफ ई सेल फॉर, रिडक्शन ऑफ हाफ सेल। अगर हाफ सेल के अंदर, हाफ सेल रिएक्शन के अंदर रिडक्शन हो रही है तो हम कैसे ई सेल कैलकुलेट करेंगे हाफ सेल रिएक्शन के अंदर? तो जैसे हमने पीछे क्या किया था, एक ऑक्सीडेशन लिया था ना रिएक्शन के अंदर, अब यहाँ रिडक्शन ले लो। तो मान लो कोई M+N है, वो N इलेक्ट्रॉन को लेके रिड्यूस हो जा रहा है किसमें, M में। तो क्या ये रिडक्शन हो गया? यस सर। अब इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लगाइए ई सेल निकालने के लिए। एज यूजुअल नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, ई सेल इज इक्वल्स टू, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 0.0591 तो याद हो गया होगा ना। लॉग क्यू। यस log सर। Q अब फिर से याद कीजिए, क्यू क्या होता है? क्यू होता है ऑक्सीडेशन oxidation प्रोडक्ट, upon ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन ऑक्सीडेशन oxidation स्टेट ऑफ रिडक्शन of रिएक्टेंट। reduction. रिडक्शन स्टेट ना। सॉरी, तो बार ऑक्सीडेशन लिख दिया। ऊपर यस सर। ऑक्सीडेशन स्टेट तो नीचे क्या होगा, रिड्यूस्ड स्टेट। रिडक्शन अरे स्टेट। ऑक्सीडाइज स्टेट अपॉन रिड्यूस्ड स्टेट ऐसे ही याद कर लो ना, ऑक्सीडाइज स्टेट अपॉन रिड्यूस्ड स्टेट। तो अब यहाँ देखो, क्या यहाँ कोई ऑक्सीडेशन है प्रोडक्ट में? नो प्रोडक्ट सर। में तो सॉलिड है, मतलब अब यहाँ मैं अगर M लिखता हूं और रिएक्टेंट साइड में क्या है, M+N। रिड्यूस स्टेट कौन सा है, M+N। तो ये बताओ, अगर ये सॉलिड है और ये एक्वस है तो सॉलिड का कंसंट्रेशन तो यूनिटी हो जाती है, मतलब यस Q Yes, की sir. जगह मैं 1/M+N लिख दूं। यस यस सर। तो लास्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 591 बाई 0.0591 अपॉन N, और लॉग लॉग 1 Q की बाई जगह मैं क्या पुट कर दूं, 1 अपॉन, M+N। बस खत्म। ये दूसरा एप्लीकेशन तुम्हारा हो गया। अब सवाल तुमसे चाहे ऑक्सीडेशन देके पूछे चाहे रिडक्शन देके पूछे, यहाँ लिख लो ई सेल रिडक्शन है ये रिडक्शन के लिए है। अब सवाल चाहे तुमसे क्या पूछे, ऑक्सीडेशन देके पूछे तो ये लगा दोगी, रिडक्शन देके पूछे तो नीचे कर दोगी, ऊपर M+N था नीचे 1/M+N है। क्लियर? मतलब M की पावर प्लस N, मतलब जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो निकला उतना उसके ऊपर चार्ज हो जाता है। क्लियर? यस सर। क्लियर हो गया जी? चलो थर्ड एप्लीकेशन। खैर एप्लीकेशन है, बस थ्योरी वाला पार्ट है, इसके अंदर आपको कुछ ज्यादा याद नहीं रखना, बस इसे याद रख लो। एप्लीकेशन यही चेक कर लेते हैं, टू चेक द स्पॉन्टेनिटी, अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। बस कंडीशन याद कर लो, है ना, इसका कंडीशन याद कर लो कि हमको स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल चेक करना है कि अगर कोई सेल स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो आपको ये तो पता है ना कि स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव Negative. निगेटिव। डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। निगेटिव। जिस फ्री एनर्जी का चेंज क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। Negative. और अगर डेल्टा जी निगेटिव हो जाता है, अगर डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव हो जाती है तो क्या ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी? Yes, कहोगे sir. क्या सर कैसे, मुझे नहीं समझ आया, बताओ कैसे। नहीं समझ आया, बताओ कैसे। आओ देखो, अरे यार डेल्टा जी इक्वल क्या होता है, -NF। E not of cell. अब देखो ऑलरेडी डेल्टा जी निगेटिव है, एक और निगेटिव लगा दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। मतलब अगर डेल्टा जी, एक तो ऑलरेडी डेल्टा जी का एक्सप्रेशन में निगेटिव है, डेल्टा जी का एक्सप्रेशन पीछे पड़ा ना, जी -NF ई सेल, और तुमने बोला कि स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी निगेटिव हो गया, मतलब जो डेल्टा जी का एक्सप्रेशन है अगर उसमें एक माइनस और मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ई सेल की प्लस वैल्यू हो पॉजिटिव हो जाएगा। जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस सर। हो जाएगी। हो यानी जाएगी सर। इस स्पॉन्टेनिटी के लिए दो कंडीशन चेक करेंगे, क्या सर, डेल्टा जी वैल्यू निगेटिव हो जानी चाहिए और ई सेल की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, पॉजिटिव हो जानी पॉजिटिव। चाहिए।
और अगर मैं यही नॉन स्पॉन्टेनियस के लिख दूं तो डेल्टा क्या जी हो जाएगा? पॉजिटिव डेल्टा जी और पॉजिटिव हो ई सेल जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। देखो अब और तुम खुद बताने ई लगे, नॉट तुम खुद बताने लगे, यानी डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव ई और सेल ई की सेल वैल्यू इस बार क्या हो जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। और ई सेल नेगेटिव का मतलब कि सेल वर्किंग कंडीशन में नहीं है। सही है। यस तो सर। देखो ये प्रूफ भी हो गया कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो अपने आप काम नहीं करेगा, आपको इलेक्ट्रिकल यस इनपुट सर। देना पड़ेगा। देखो यहाँ ई सेल निगेटिव आ गया, मतलब कि वो क्या है? वर्किंग कंडीशन में नहीं है। इनफ हो मैंने कल जाएगा। तो बताया था ना कि सेल की यस वर्किंग सर। कंडीशन क्या है? सेल तभी वर्क करेगा जब उसका ई सेल पॉजिटिव हो। वैल्यू पॉजिटिव कल आएगा। बताया था, कल के सेशन में ये बातें बताई थी कि सेल तभी वर्क करता है जब उसका पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल क्या होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव हो। होता है। ठीक है, यस सर। क्लियर? चलिए, तो ये क्या था, कुछ एप्लीकेशंस थे जो आपको याद रखने हैं। ठीक, लगा सकते हैं आप नर्स्ट इक्वेशन के सवाल, अभी लगा सकते यस हैं? किसी यस को कोई सर दिक्कत? नो सर। सर चलिए, तो ये नर्स्ट इक्वेशन और नर्स्ट इक्वेशन की पूरी बातें थी। ठीक है, हालांकि अभी नर्स्ट इक्वेशन खत्म नहीं हुआ है। आज का एक और लास्ट टॉपिक आप कर लीजिए, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। एक और लास्ट टॉपिक आज हम करते हैं, और वो होगा आपका नर्स्ट इक्वेशन के साथ साथ अब हम स्टडी करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन। नर्स्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में कैसे रिलेटेड है, आज सोच के आया था कि यहाँ तक पढ़ा लूंगा मैं। ठीक है, तो थोड़ा समय और लूंगा, ठीक है, परेशान मत होइए। आइए नर्स्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का रिलेशन पढ़ते हैं, उसके बाद नर्स्ट इक्वेशन पूरा का पूरा फिनिश, मतलब एक पार्ट, इस चैप्टर में दो पार्ट है, अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो एक पार्ट पूरा फिनिश हो जाएगा आपका, यहाँ तक आप पढ़ लेंगे तो। ठीक है, आइए अब पढ़ते हैं हम नर्स्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन क्या होता है। ठीक है, आओ नर्स्ट इक्वेशन यहाँ लिखें। अरे यार, NERNST होता है, NERNST। इसको बहुत लोग नर्नेस्ट इक्वेशन पढ़ते हैं, इसको नर्स्ट इक्वेशन पढ़ा जाता है। नर्स्ट इक्वेशन एंड, अरे ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, एक सेकेंड, हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है जी, पढ़े हो ना केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर, केसी। अरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखते हैं? यस सर। केसी। केसी तो लिखते हैं। तो अब हम देखेंगे रिलेशन कि नर्स्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले समझो, आज थोड़ा सा पहले मैं आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी लिखना बता देता हूँ पहले। इक्विलिब्रियम, देखो बहुत चीजें क्या होती है ना कि याद नहीं रहता है बच्चों को, तो आओ मैं पहले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में थोड़ा पहले बता देता हूँ, फिर नर्स्ट इक्वेशन पे चलेंगे, चीजें अच्छे समझ जाएंगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है भाई, कैसे लिखते हैं? केसी की, केसी लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी सेल रिएक्शन के लिए केसी लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? अरे भाई जैसे हमने क्यों लिखा, जैसे अगर यस मान लो सर। मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से कोई एक रिएक्शन है, ए कैपिटल ए प्लस बी कैपिटल बी, जो आपको प्रोडक्ट दे रहा है सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी और डी, और मैं बोला इस रिएक्शन के लिए, इस केमिकल रिएक्शन के लिए मेरे को केसी लिख के दिखाओ। केसी मतलब, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यस, जैसे हमने पीछे किया ना, वही चीजें यस सर। करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अगर मैं, मेरे को केसी लिखना है यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आपने ये चीजें पढ़ी है बट मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ आपका। तो क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है भाई? प्रोडक्ट है यहाँ सी और डी। तो कंसंट्रेशन लिखना होता है तो हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट सी मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर ब्रैकेट डी, माने प्रोडक्ट, जो भी टाइम है वो जितने पावर में प्रोडक्ट चला है उन जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट मतलब ये दोनों प्रोडक्ट है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है ना। सिमिलरली रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट है ए एंड बी, तो इनका कंसंट्रेशन ले लो, कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं भाई। और मैंने आपको यस कल सर। के लेक्चर में ये बातें बताई हैं कि इनका जो मल्टीप्लाई में कोएफिशिएंट वो है ना, पावर में आगे चला वाला जाएगा। कोएफिशिएंट, वो इनका पावर बन जाता है, यानी पावर बन इसको जाएगा। बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो सी के आगे वाला कोएफिशिएंट क्या है? सी, तो ये कैपिटल सी का पावर बन जाएगा। सिमिलरली डी के आगे स्मॉल डी, तो ये स्मॉल डी का पावर बन जाएगा। कैपिटल ए के आगे स्मॉल ए है तो ये स्मॉल ए का पावर बन जाएगा, और कैपिटल बी के आगे स्मॉल बी है तो स्मॉल बी का पावर बन जाएगा। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम केसी। कांस्टेंट। बिल्कुल ये जो क्यू सर हमने अभी पढ़ा ना पीछे, वही है, उसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। अब जैसे अगर मैं बेसिक एग्जांपल ले लूं, तो आओ एग्जांपल ले लेते हैं, हैबर्स प्रोसेस का एग्जांपल ले लो। बेसिकली पी ब्लॉक पढ़े हो ना सब लोग, हैबर्स प्रोसेस में क्या होता है, N2 + 3H2, ये क्या बनाता है? 2NH3 देता है। यस सर। अब मैं तुमको बोलता हूँ कि इसके लिए केसी की वैल्यू लिखो, तो बहुत सिंपल है,
प्रोडक्ट में क्या है NH3, तो NH3 कंसंट्रेशन ऑफ NH3 और इसका पावर क्या हो जाएगा, 2 आगे क्या है 2, तो 2 पावर 2 बॉन्ड नीचे क्या लिख देंगे, रिएक्टेंट में N2 दो चीजें हैं, कौन कौन सी है, N2 और आगे क्या है, H2 का और पावर इसका 3। पावर 3, तो ये केसी हो गया। यस सिंपल सा एक सर। रिएक्शन ले लिया, हैबस प्रोसेस, हैबस प्रोसेस का रिएक्शन तुमको केसी लिख के दिखा दिया मैंने। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है केसी, ठीक है। अब जब भूल गए होंगे उनको भी मैंने याद दिला दिया केसी क्या होता है, कैसे लिखते हैं, ये तो क्लियर हो गया। अब हमको देखना है ना कि नर्स्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन क्या है। आओ आओ देखते हैं कि नर्स्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन क्या है और कैसे, इस पे बहुत अच्छे से सवाल बनते हैं, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। अगर पीवाईक्यू देखे हो ना मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, बहुत पहले अपलोड किया था, 2-3 महीने पहले आज से, तो उसके अंदर मैंने इसके सवाल कराए हैं और आया भी है एमयू ट्रिपल के अंदर, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आओ देखो। सर अब आपके YouTube चैनल का क्या नाम है? मेरे YouTube चैनल का नाम है मैट्रिक्स क्लासेस, बट उस पर अभी कंटेंट नहीं है ना उतना, इसी चैनल में मैंने कराया है पीछे, बहुत पहले चेक करोगे तो, ठीक ओके है। सर। आओ देखो। अब मैं अब मैं इक्विलिब्रियम जो है, अच्छा इक्विलिब्रियम जानते हो ना क्या होता है। इक्विलिब्रियम के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी क्वांटिटी के नेट को जीरो कर देते हैं, ये तो पढ़े हो फिजिक्स में, कभी पढ़े हो। अगर यस कोई भी सर। क्वांटिटी का नेट सम जीरो हो जाए तो उसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते इक्विलिब्रियम हैं। से। वैसे ही यस। यहाँ जो सेल होती है ना, सेल के अंदर भी अगर हम इक्विलिब्रियम का जब हम पढ़ते हैं ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बातें करते हैं ना, जैसे अगर मैं न्यूटन्स लॉ के अंदर इक्विलिब्रियम अगर पढ़ाता तो मैं लिखता एफ नेट इज इक्वल्स F टू net जीरो, equal to 0। यानी नेट क्वांटिटी का समेशन जीरो होना चाहिए, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलता है। वैसे ही अब अगर मैं यहाँ सेल रिएक्शन के लिए लगाऊं इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम का एक कंडीशन होता है, और कंडीशन होता है कि नर्स्ट इक्वेशन जो है तुम्हारा, उसके अंदर जब आप क्या करेंगे, यहाँ ई सेल की वैल्यू को जीरो कर देंगे। नर्स्ट इक्वेशन के अंदर जब भी ई सेल की वैल्यू जीरो हो जाती है, और जो तुम्हारा लॉग के साथ ये जो क्यू लिखते हो ना, ये लॉग क्यू रिप्लेस हो जाता है ओके केमिकल सर। इक्विलिब्रियम केसी से। ये दो कंडीशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, जब भी आप सेल रिएक्शन पढ़ेंगे, जब भी आप केमिकल सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला रिलेशन पढ़ रहे होंगे, तो ये दो कंडीशन आप मस्त लगाएंगे, किसके अंदर, ये अप्लाई करेंगे आप किसके अंदर, इक्विलिब्रियम के लास्ट अंदर। इक्वेशन के अंदर। इक्विलिब्रियम कंडीशन में। आपके मैंने सवाल ये रहा होगा ना कि सर ई सेल जीरो, मुझे समझ नहीं आ रहा है ईएमएफ जीरो कैसे हो सकता है। अरे यार, इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है, बराबर हो जाना। इक्विलिब्रियम यस सर। कंडीशन क्या होता है, बराबर हो जाना। और हमने पीछे अभी क्या पढ़ रहा है, पीछे हम देखो, अभी मैं वापस लेके चलता हूँ। हमने पढ़ा था ना कि गैल्वेनिक शेल के अंदर दो बीकर्स होते हैं, मैं वापस से ड्रॉ कर देता हूँ, बस समझो, एक बार समझो इस चीज को। मैं अभी मतलब मुझे खुद सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है कि मैंने तुमको ई सेल जीरो किया है, वो कैसे किया है मैं तुमको समझाना चाहता हूँ, अब समझो। देखो मैंने ई सेल को जीरो क्यों किया, देखो मान लो ये दो बीकर था हमारा, है ना। मैं जब तक समझाऊंगा नहीं मुझे खुद चैन नहीं मिलेगा। ये दो बीकर है हमारा, इसके अंदर हमने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड को लगा दिया। मेरे पास मैं जो पढ़ाता हूँ ना, उसके पीछे मैं जरूर रीजन को जरूर फाइंड आउट पहले ही करके रखता हूँ, कि बच्चे को अगर डाउट आता है सर ई सेल जीरो कैसे हो गया, कंडीशन तो अपने बता दी, ठीक है हमने पढ़ा है नेट का कंडीशन जीरो होता है, फिर कंडीशन जीरो, लेकिन मजा नहीं आ रहा है सर, ई सेल जीरो कैसे कह सकते हैं आप, ई सेल जीरो हो गया। तो ई सेल जीरो क्या है, क्यों है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ऐसा क्यों है। देखो मैं बताता हूँ क्यों। हमने ये चीजें पढ़ी थी ना गैल्वेनिक शेल के अंदर, कि जैसे ही हम सर्किट कंप्लीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू होता है फ्रॉम एनोड टू एनोड कैथोड, कैथोड। है ना। यस सर। मैंने तुमको एक और बात बताई थी, याद है, कि यहाँ हम एक बल्ब लगाए थे, और वो बल्ब सिर्फ मोमेंट के लिए जला, बहुत थोड़े टाइम के लिए जला, उसके बाद ये बल्ब जलना बंद हो गया। और बेसिकली इसके पीछे का रीजन क्या है, कि सर इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो कहाँ से कहाँ, वो फ्रॉम रुक एनोड टू जाती है। कैथोड रुक जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड। और इसके पीछे का रीजन क्या है, कि सर फर्स्ट वाले बीकर के अंदर जिंक 2+ का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है SO4 - से, और इसके अंदर कंडीशन क्या है कि SO4 का कंसंट्रेशन ज्यादा यहाँ हो जाता है, SO4 - का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है। मतलब लेफ्ट साइड में जिंक टू SO4 प्लस भर जाता है, राइट साइड में SO2+ भर जाता है, तो फिर इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो रुक जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाने का मतलब क्या है, ई सेल की वैल्यू का जीरो हो जाना। अरे यार पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, सेम हो गया जीरो। ना, पोटेंशियल यस सर। डिफरेंस जीरो हो गया। और यही जो कंडीशन होता है ना जिससे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है, इसी कंडीशन को सेल का इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। मतलब जब सेल जो है
वो क्या करे, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दे, उसके बाद कोई और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल बराबर हो जाता है। तो यार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होता है, ईएफ कैथोड माइनस ईएफ एनोड, पढ़े हो? तो अगर यस सर। ये डिफरेंस जो है ना, अगर ये डिफरेंस जीरो हो जाए, और ये डिफरेंस कब जीरो होगा, अरे यार करके देखो ना, अगर मैं ईसी माइनस ईए को जीरो कर देता हूं, तो ये किस कंडीशन में होगा, यहां से अगर ईसी माइनस ईए जीरो हो जाता है, मतलब ईसी ईए के बराबर हो गया। यस ओ सर। मतलब कैथोड पोटेंशियल एनोड पोटेंशियल के बराबर हो गया। कैथोडिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोडिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर हो गया। तो यही कंडीशन तो इक्विलिब्रियम होती है। इसी कंडीशन को तो इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जिसमें दोनों दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बराबर हो जाए। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉसिबल ही नहीं है, और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉसिबल नहीं है, मतलब ई सेल की वैल्यू जीरो, जो हमने इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का डिफरेंस सीखा था, ईएफ कैथोड माइनस ईएफ एनोड, वो क्या हुआ, जीरो हो जीरो गया। हो गया। जीरो जो ही जीरो हुआ, मतलब कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गया, सेम सेम हो हो गया। गया। और हमने ये चीजें तो पढ़ी है ना, कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो तभी होता है जब दो चीजों में पोटेंशियल का फ्रेंड्स हो। डिफरेंस होता हो। जब पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे क्या? हम्म, नहीं करेंगे। नो सर। तो इसीलिए ई सेल क्या हो गया, जीरो जीरो। हो जाता है। क्लियर? यस सर। समझ गया दिमाग में कि ई सेल जीरो क्यों हुआ इक्विलिब्रियम कंडीशन में? इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है, दो क्वांटिटी बराबर हो जाती, अरे ये तो जानते हो इक्विलिब्रियम का मतलब कि दो क्वांटिटी का बराबर हो जाना। अब यहाँ जीरो देखो जाना। ईसी और ये दोनों बराबर हो गए, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जीरो, यानी ई सेल की वैल्यू क्या हो गई, अंडा शून्य, जीरो। जीरो। पर सवाल है कि ये लॉग क्यू को लॉग केसी क्यों लिखे हैं? देख दो, जिस क्योंकि कंसंट्रेशन पे क्यू ये भी हो तो रहा वैसे है, ही। जिस कंसंट्रेशन पे ये ई सेल जीरो हो रहा है, उसी कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी से लिखते हैं। इसीलिए जो लॉग क्यू है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, लॉग लॉग। की। अब ये सारी चीजें किसमें करनी है, नर्स्ट इक्वेशन में। तो आओ आओ पहले नर्स्ट इक्वेशन लिख लिया जाए। एक और स्लाइड लेनी पड़ेगी जहां तक मुझे लग रहा है, इसी को कॉपी कर ले क्या, थोड़ा सा है ये। अब ये कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन तुम समझ गए। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? ई सेल का जीरो हो जाना। वेरी गुड। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, पहले तो सल ई सेल को क्या कर दीजिए, जीरो कर दीजिए। और दूसरा, जो आपका लॉग क्यू लॉग को, क्यू है, उसको लॉग केसी में चेंज कर देंगे। तो लॉग केसी से रिप्लेस कर दीजिए। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है भाई, नर्स्ट इक्वेशन होता है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस माइनस जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट जीरो फाइव नाइन फाइव वन बाई नाइन वन अपॉन एन लॉग क्यू। लॉग क्यू। ये होता है यस नर्स्ट सर। इक्वेशन। अब इसमें ये कंडीशन को पुट कर दो, ई सेल को जीरो, मतलब ये हो गया पूरा जीरो ई सेल, ई नॉट सेल वैसे ही रहेगा, माइनस 0.0591 अपॉन एन फाइव नाइन लॉग। अब देखो लॉग। क्यू को किससे कर देना है, लॉग केसी, तो यहाँ केसी लिख दीजिए। अब देखो, अब ये पूरी क्वांटिटी निगेटिव में है, इसको मैं इधर भेज दूं तो पॉजिटिव में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सर। यानी ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू जीरो जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव नाइन वन फाइव नाइन वन अपॉन एन लॉग केसी। लॉग केसी। ये है तुम्हारा नर्स्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम। नर्स्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम ये रहा तुम्हारा, ब्रैकेट में मैंने इसको बंद कर दिया। क्लियर? यस क्लियर? सर। तो ये यस तुम्हारा सर। रिलेशन हो गया, किससे किसके बीच, ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के बीच का रिलेशन। अब मान लो यहां से एक और सवाल बनता है। अब क्वेश्चंस की फ्रेमिंग देखो, यहां बोल देगा फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की वैल्यू बताओ। फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, बहुत बार सवाल पुटअप होते हैं। एक और स्लाइड ले लो, आओ नेक्स्ट स्लाइड में मैं तुमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी निकालने का डायरेक्ट फार्मूला दे देता हूँ। मतलब मैं डिराइव करके ही बताऊंगा, फार्मूला आपको याद रखना। तो रिलेशन क्या आया भाई, ई नॉट सेल इक्विलिब्रियम का रिलेशन क्या आया, बोलो मेरे साथ, 0.0 जीरो फाइव नाइन वन और साथ बाई में क्या था, लॉग लॉग केसी। केसी। हमको लॉग केसी चाहिए। अब ये देखो 0.0591 के साथ मल्टीप्लाई में है लॉग केसी के साथ, तो अगर सिर्फ लॉग केसी है तो इसको नीचे भेज दो, तो क्या डिवाइड में हो जाएगा? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यस
log Kc is equals to E naught E cell naught अपॉन zero point 0.0591 599 अपॉन n। अब ये n ऊपर जाएगा पर टू हो जाएगा। यस सर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ E ई नॉट नॉट सेल टू एन इंटू n अपॉन जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट जीरो जीरो फाइव नाइन वन फाइव नाइन हो वन आ तो गया। लो log Kc is equals to ई E नॉट नॉट सेल सेल इंटू n अपॉन जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट जीरो जीरो फाइव फाइव नाइन नाइन वन वन लेकिन ये देखो ये log Kc है, हमको सिर्फ Kc चाहिए। तो अगर log Kc यहाँ है तो log को मैं इधर भेज दूंगा। तो log जब क्या होता है इंटरचेंज होता है तो log किसमें बन जाता है एंटी लॉग बन जाता है, याद है। तो एंटी लॉग हो जाएगा इज नॉट सेल इंटू एन अपॉन 0.0591। जीरो पॉइंट ये है फाइव तुम्हारा नाइन वन। के सी की वैल्यू निकालने का फाइनल फार्मूला जो तुमको याद रखना है। क्लियर क्लियर। यस सर। अब ये लॉग और एंटी लॉग देख के ना बड़ा क्लियर होता है बच्चों को, यार सर ये एंटी लॉग, अब एंटी लॉग कैसे निकालेंगे, मतलब आप रोज नया नया कुछ ला के दे दे रहे हैं। अब लॉग निकालो फिर एंटी लॉग, अब एंटी लॉग कैसे निकालेंगे। देखो मैं तुमको बहुत आसान तरीका बताता हूँ एंटी लॉग निकालने का। एंटी लॉग कुछ नहीं होता है, एंटी लॉग कुछ नहीं होता है, नहीं एंटी लॉग कुछ नहीं होता है। देखो एंटी लॉग का मतलब जैसे कि अगर मान लो कहीं लिखा है एंटी लॉग 10, मान लो ये पूरा सॉल्व किए ये, ठीक है, और आंसर आ गया एंटी लॉग 10, है ना। मान लो ये पूरा तुमने ई सेल की वैल्यू रखी, एन की वैल्यू रखी, 0.059 से डिवाइड किया, और मान लो आंसर आ गया तुम्हारा 10। एंटी लॉग 10। तो जानते हो इसका फाइनल आंसर क्या होगा। फाइनल आंसर अगर केसी निकालना हो, है ना, तो एंटी लॉग क्या है 10 है, तो 10 की पावर 10 कर दो। अल्लाह, मतलब जितना आएगा उसका 10 की पावर कर देंगे। वैसे अगर एंटी लॉग 20 आता तो क्या करते, 10 की पावर 20 कर देते। 20 एंटी लॉग 40 आता तो 10 टू द पावर 10 to the 40। power एंटी 40 लॉग 5.236 आता तो 10 टू द पावर 596 कर देते। बस सिंपल। ये लॉग और एंटी लॉग की प्रॉपर्टी होती है, इससे डरने का नहीं। कोई नहीं बताता है, मैंने तुमको बता दिया। सब कहते हैं यहाँ से एंटी लॉग सॉल्व कर लेना, बस बताते नहीं है कि कैसे सॉल्व करना है। ये मैं तुमको बता दिया, अगर वैल्यू एंटी लॉग में आए कुछ मत करो, 10 की पावर में उसको ऐड कर दो बस। अगर 10 है तो 10 की पावर 10, 20 है 10 की पावर 20, 40 है 10 की पावर 40, या डेसिमल आए फ्रैक्शन आए 10 की पावर उतना चले जाएगा, वही तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये तुम्हारा फाइनल आंसर केसी का हो जाएगा। तो एंटी लॉग कैसे सॉल्व करते हैं समझ आया। एंटी लॉग सॉल्व करना हो तो 10 की पावर में उस क्वांटिटी को ले लेते हैं जितना आंसर आए। क्लियर, सबको यस क्लियर, सर। सबको क्लियर। यस सर, तुमको क्लियर है। इतना सिंप्लीफाइड कंटेंट दे दिया ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ऐसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम लोग नहीं पढ़े होगे। 3 सेशन हो गया है और बहुत मैक्सिमम चीज हमने कवर कर ली, कुछ छोड़ा नहीं। अप टू द मार्क ऑफ जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, मैंने सेशन से पहले ही बताया था कि मैं सारे कंटेंट जे लेवल पढ़ाता हूँ। तो आपने जे लेवल के सारे कंटेंट पढ़ डाले, ठीक है। आपके एमयू ट्रिपल ई से फार बेटर कंटेंट। क्लियर, मैंने सारी चीजें यस। आपको जे लेवल पढ़ा दी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। नो सर। सब कुछ कवर अप कर लिया नॉस्ट इक्वेशन। अब इससे ज्यादा नॉस्ट इक्वेशन में पूछे एग्जामिनर, अब तो तुमको ये करना चाहिए ना, अगर सारे सीख चुके हो तुमको ये करना चाहिए, अब पूछे एग्जामिनर कहाँ से पूछेगा, क्या बचा है, अब पूछे नॉस्ट इक्वेशन से। हर एक केस मैंने डिस्कस करती है, हर एक एप्लीकेशन मैंने बता दिया, ठीक है। आई थॉट इतना सिंप्लीफाइड तुमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और कहीं नहीं मिली होगी आज तक। चलो फिर आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा पार्ट नंबर 2 जो इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है, ठीक है, वो ज्यादा बड़ा नहीं है, 2 लेक्चर और लगेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिनिश्ड, ठीक है। पूरी टॉप से लेके बॉटम तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म, एकदम अच्छे से वेल एक्सप्लेन्ड मैनर में, हर एक चीजों का रीजन के साथ, हर चीजों के एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। चलिए, विल मूव मीट इन द नेक्स्ट सेशन।